अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। नाजरीन, आज भी हमारे पास 3-4 अहम स्टोरीज और मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ से करेंगे। कुछ अर्सा पहले ही हमने द रिव्यू के प्लेटफॉर्म से ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान सऊदी अरब का जो $2 अरब का कर्जा है उसे वापस करने जा रहा है। और अब ये इत्तला आ रही है कि चीन इस मुश्किल वक्त में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की मदद के लिए आया है और ये जो $2 अरब हैं अब वापस करने की तैयारी पाकिस्तान कर चुका है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस लिहाज से भी क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बज़ाहिर इतने अच्छे नहीं हैं और ये जो डेवलपमेंट सजेस्ट करती है कि शायद अभी तक वो ताल्लुकात मामूल पर नहीं आए। तो शहबाज, आप ही ने ये खबर ब्रेक की थी इसी प्लेटफॉर्म पर कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और उस वक्त भी हम इसी बात पर बात कर रहे थे कि इससे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जो कोशिशें हम करते रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में जो भी एक तनाव है उसको दूर किया जाए, अब ये जो खबर आप अभी ब्रेक करने लगे हैं और बताने लगे हैं मज़ीद तफसीलात, तो लग यूँ रहा है कि वो स्टेल मेट बरकरार है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान और हम वाकई में अब जो कर्जा है एक्चुअली वापस करने जा रहे हैं और शुक्रिया हमें चीन का अदा करना चाहिए। कामरान, ये जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं कि वो स्टेलमेंट है या कोई मामला बेहतर हो, ये तो आप बताएंगे, लेकिन इसमें जो बुनियादी बात है वो आप बिल्कुल, आपका जो एनालिसिस है, जो हालात हैं उससे तो यही लग रहा है कि मामला ठीक नहीं है। सिर्फ नाज़रीन की उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए बैकग्राउंड बता दें कि जब PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर $10 अरब की ज़रूरत थी। ये पैसा इसलिए चाहिए था कि हमें गैर मुल्की अदायगियाँ करनी थी। तो इस सिलसिला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले, आपको याद है, वो कहते थे कि मैं कशकोल कभी नहीं उठाऊंगा, लेकिन मजबूर उन्होंने कशकोल उठाया और 2 दफ़ा वो सऊदी अरब खुद तशरीफ लेके गए और सऊदी अरब से $3 अरब का तेल और $3 अरब कैश उन्होंने लिया। कुछ $6.2 अरब का ये पैकेज था। मुत्तहदा अरब अमारात से भी उन्होंने कोई $3 अरब का तेल लिया, लेकिन वो बाद में उन्होंने दिया नहीं। $3 अरब कैश की बात हुई थी, उसमें से उन्होंने $1 अरब नहीं दिया, $2 अरब दिए। नाज़रीन, जो आज की सबसे बड़ी खबर, हमने आपको जुलाई में बताया था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब का $1 अरब जो था वो वापस कर दिया था और ये पैसा चीन से लेकर वापस किया गया था। और फिर हमने आपको बताया कि जो सऊदी अरब ने $3 अरब की हमें तेल की फैसिलिटी दी थी वो भी मुअत्तल हो गई है। अब ये इंफॉर्मेशन है कि जो $2 अरब बाकी सऊदी अरब के पाकिस्तान ने वापस करने हैं, उसके लिए पाकिस्तान ने चीन से $1.5 अरब का जो है मजीद कर्ज का वो एक माहिदा वो कर लिया है। इस माहिदे के तहत पाकिस्तान को ये पैसा जो मिल रहा है वो पैसा इस पाकिस्तान इसलिए ले रहा है कि पाकिस्तान ने ये पैसा सऊदी अरब को वापस करना, जिसमें पीर वाले दिन पाकिस्तान $1 अरब सऊदी अरब को वापस कर देगा और मजीद $1 अरब जो है वो जुलाई अगले महीने जो जनवरी में वहां पर ये वापस होगा। इसमें जो नाज़रीन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माजी के बिल्कुल बरअक्स जब चीन जो है उसका एक सेफ डिपॉजिट वहां से पाकिस्तान को कंसेशनल कर्जा देता था, वो पैसा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स में भी जाता था और वहां से वो पाकिस्तान आगे उसको इस्तेमाल करता या फिर पाकिस्तान को एक कमर्शियल लोन दिया जाता था। इस दफा वो अरेंजमेंट जो है पाकिस्तान ने नहीं किया। इन दोनों ऑप्शंस की बजाय पाकिस्तान और चीन ने एक बाहमी मुआहिदा था 2011 वाला, जो कि बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। इस मुआहिदे के तहत उसकी जो लिमिट थी, जो अभी $3 अरब या तकरीबन 20 अरब चाइनीज युआन के बराबर थी, उसको बढ़ाकर 30 बिलियन युआन या उसको $4.5 अरब तक करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ये वाला जो पैसा है इसको इस्तेमाल करेगा तजारती मकासद के लिए नहीं, बल्कि ये पैसा जो इस्तेमाल होगा वो सऊदी अरब का $1 अरब जो हमने नेक्स्ट मंथ वापस करना है और मजीद भी जो हमने $1 अरब वापस करना है जनवरी में, उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। तो कामरान, ये है सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की कि पाकिस्तान ने चीन से पैसे लेकर सऊदी अरब को वापस करने जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक जो सिल्वर लाइनिंग मुझे नजर आती है कि ज़ाहिर है कि $1 अरब हम पहले वापस कर चुके हैं और मजीद $2 अरब अगर हम वापस कर देते हैं और जो डेफर्ड पेमेंट पे जो ऑयल फैसिलिटी थी वो भी रिन्यू नहीं की सऊदी अरब ने, तो $6.2 बिलियन का जो पैकेज था वो तो इसका मतलब है कि हमने वापस कर दिया। तो अगर ये जो खबरें आ रही थी कि शायद हमारे ऊपर कुछ दबाव है कि जो हमें पैकेज दिया गया था इन रिटर्न हमने कुछ करना था, तो शायद अगर हम ये पैसे उनको वापस कर रहे हैं तो हमारे ऊपर वो दबाव कम से कम वो हट जाएगा। अगर हम मुज़ाकरात करेंगे भी तो शायद किसी और जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत करेंगे। लेकिन जो दूसरी उसकी साइड है, अच्छा होता कि हम अपने खजाने से ये पैसा वापस करते, हम दूसरों से पैसे पकड़ के
सऊदी अरब को वापस कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक कंसर्न वाली बात है। और इसी से जो आगे अब जो जुड़ा, इसमें एक चीज मैं कामरान यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, वो ये है कि पैसा जो हमने वो ऑयल फैसिलिटी थी वो सस्पेंड तो होगी, उसमें जितना को हमने कोई 760 मिलियन डॉलर के करीब जो तेल का इस्तेमाल था वो पैसे भी हमने वापस नहीं किए। एक तो वो, और दूसरा G20 ममालिक की जो प्रेसिडेंसी है वो भी सऊदी अरब के पास है, और सऊदी अरब के ही जो प्रेसिडेंसी में ये अनाउंस हुआ था कि पाकिस्तान को अलॉन्ग विद 74 अदर पुअर कंट्रीज हमें एक डेट रिलीफ मिला था कोरोना वायरस से बचाव के लिए। उसमें जो सऊदी अरब का शेयर था पिछले महीने तक, अभी मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका कुछ 615 मिलियन डॉलर उसको सऊदी अरब ने रीशेड्यूल करना था, उसको रोल ओवर करना था, तो पिछले महीने तक वो भी नहीं हुआ था। अभी भी हमारे सऊदी अरब के साथ उस तरह बिल्कुल भी ताल्लुकात माशी जो है वो खत्म नहीं हुए, या ऐसी भी बात नहीं है कि वो ताल्लुकात रिपेयर नहीं हो सकते। इस वक्त तक जो आप बात करें वो बिल्कुल ठीक है। चले, और लेकिन ये जो इससे जो आपने बात की ना सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की, तो खलीजी ममालिक के साथ जो आप उसमें यूएई भी कह लें, ये बात कोई माने या ना माने, एक हिकअप तो ज़रूर है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये जो बात है कि हमने देखा, पहले भी डिस्कस किया था कि नवंबर 18 को यूएई ने पाकिस्तान समेत 12 जो ममालिक हैं उन पर पाबंदी आयद की थी वीज़ों के इजरा पर। आज की डेट तक वो पाबंदी बरकरार है और पाकिस्तान उस पाबंदी को हटवाने में नाकाम है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बड़े कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दफ्तर खारजा का इसरार है कि ये जो बैन है सिर्फ विजिट वीज़ाज के ऊपर है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो मैन पावर एक्सपोर्ट करती हैं उनका ख्याल है, अभी प्रोग्राम में आने से पहले मैंने लेटेस्ट भी चेक किया, उनका कहना है कि ये जो पाबंदी है अभी तक अपनी जगह पर कायम है। और इस पाबंदी के नतीजे में जो आदादोशुमार हमें मिले हैं तो कम से कम कोई 800 से 1000 जो नौकरियां हैं जो पाकिस्तानी यूएई में कर सकते हैं वो पाकिस्तान उनसे महरूम हो रहा है। तो इससे अंदाजा करें कि कितना बड़ा नुकसान है। अब पाकिस्तान इसके लिए एफर्ट क्या कर रहा है? इक्का दुक्का एफर्ट्स हमने देखी, एक वर्चुअल जो मीटिंग जो जुल्फी बुखारी साहब ने ह्यूमन रिसोर्स की यूएई के मिनिस्टर से की, उसके बाद हमारे वजीर खारजा ने नाइजर में जो OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, साइडलाइंस पर यूएई की मिनिस्टर से मुलाकात की। अदर देन दैट कोई विजिबल एफर्ट आपको नजर नहीं आती। और सबसे बड़ी बात कि हमारी सीरियसनेस देखें कि 3 माह में, गुज़िश्ता 3 माह की अगर बात करें तो हमारा कोई यूएई में सफीर भी नहीं है। जो लास्ट हमारे सफीर थे अक्टूबर में वो रिटायर हुए, गुलाम दस्तगीर साहब। इस हफ्ते जरूर हुकूमत ने फॉरेन ऑफिस ने अपॉइंट किया है अफजल महमूद साहब को, लेकिन 3 महीने से ये पोजीशन खाली थी और ये सारा क्राइसिस चल रहा था। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बरक्स भारत क्या कर रहा है, उन्होंने फुल एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च कर रखा है। कुछ अरसा पहले हमने देखा कि भारत के वजीर खारजा पहले वो बहरीन गए, फिर यूएई गए, फिर उन्होंने जीसीसी से खिताब किया, अब वो तैयारी कर रहे हैं कुवैत और कतर की। और इसका जो थीम है उनके विजिट का जो प्राइमरीली वो ये है कि जो भारतीय वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से जो भारतीय शहरी थे वो वापस आ गए थे और अब जो भारत कोशिश कर रहा है कि उनको जल्द अज जल्द वहां पर वापस बुलाया जाए। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल कोई एफर्ट उनकी तरफ से नजर नहीं आ रही और ये मेरे ख्याल में बड़ी कंसर्न वाली बात है कि यहां पर बैठकर जो सिफारतकारी है वो पाकिस्तान के अंदर पर बैठकर बयानबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नहीं होगी। मेरा मानना यह कि अगर आपके ताल्लुकात में कोई रुकावट है भी तो आपको विजिबल कोई एफर्ट करनी चाहिए और जो लोग इससे जानते हैं उनका ख्याल है कि शायद ये हाईएस्ट लेवल पर मेरे ख्याल में एफर्ट होनी चाहिए हमारे वजीर खारजा को, जिस तरह भारत के वजीर खारजा वहां पर विजिट कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इश्यूज हैं उनको सेटल करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो भारत की जो इस वक्त पॉलिसी है कि वो स्पेस जो पाकिस्तान खाली कर रहा है वो यकीनन उस पर करना चाहता है और पाकिस्तान को वहां से ग्रेजुअली आउट करना चाहता है। बात ये है कि जो जुल्फी बुखारी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीब हैं, जो ओवरसीज आपकी मिनिस्ट्री है उसके वो एडवाइजर हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनका इसके ऊपर जो किरदार है वो कोई इतना कोई वाजे नहीं है। वो पब्लिकली तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे आपने बोला भी कि कन्फ्लिक्टिंग बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि मसला हल हो गया, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो ना सिर्फ वहां पे खड़ा है बल्कि वो मीडिया को भी अवॉइड कर रहे हैं कि जी सामने आया कि हकीकत बताएं कि इसमें मसला है क्या। की तरफ से कोई क्लैरिटी है ही नहीं, ये मुझे बड़ी हैरानी की बात है। और बल्कि जुल्फी बुखारी साहब को तो हमने राब्ता भी किया था, पहले उन्होंने कमिट भी किया कि वो प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मसरूफियात बताकर कह दिया कि वो इस मसला हल करके तो फिर आएंगे। वो वैसे मसला हल हो, एक वजह हो सकती है, वैसे ना आने की वजह तो कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने दावत दी थी इस सेगमेंट के लिए अनलीब अब्बास, जो कि मेंबर हैं कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ से और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं फॉरेन अफेयर्स की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लास्ट मिनट पर उन्होंने ये कह के माजरत कर ली कि वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकती, हालांकि उन्होंने प्रोग्राम के लिए कमिट किया था। और शहबाज, यही रवैया पीटीआई का हमने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया कि जुल्फी बुखारी साहब ने पहले कमिट किया और वो कमिट करने के बाद उन्होंने कहा कि जी मैं आज प्रोग्राम में नहीं आ सकता। अब जब हम बैठकर प्रोग्राम में यहाँ पर बात करते हैं और ज़ाहिर है कि हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो तो हमें इल्ज़ाम देते हैं कि देखें जी आप शायद गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जब हम हुकूमत को मौका देते हैं कि वो आकर अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड करें और उनका रवैया ये हो कि लास्ट मिनट पर आकर ये कहें कि जी वो आज प्रोग्राम में तशरीफ नहीं ला सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कामरान, ये पहली दफा नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है, पता नहीं लोग डरते किस चीज़ से हैं कि आपके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, बम्बार्डमेंट करेंगे, वो घबरा जाएंगे। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, नहीं कि इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं। ये पहले जो इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर थे खुसरो बख्तियार साहब, उन्होंने इसी तरह वादा किया, वादा करके वो बाद में पीछे हट गए कि जी मैं नहीं आ सकता। आपने जिक्र किया जुल्फी बुखारी साहब का, इससे पहले जुल्फी बुखारी साहब ने कल कमिट किया और फिर बाद में कहते जी कि मैं नहीं आ रहा। फिर अंदलीब अब्बास साहबा, हम जो टॉपिक इस वक्त डिस्कस करें वो इंतहाई सेंसिटिव है। बिल्कुल। इसमें हुकूमत का अगर इस पे मौक़िफ़ आ जाए तो बहुत ज़रूरी होता है। हमने जो स्टोरी चाइना वाली ब्रेक की, उसके ऊपर भी वजारत ख़जाना से मैंने मौक़िफ़ मांगा। उन्होंने कहा जी कि ये बाहमी कॉन्फिडेंशियल मैटर, इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे। नाज़रीन, मैंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भेजी थी, उसके क्वेश्चन भेजे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। क्या बताइए, चीन का जो हम कर्जा ले रहे हैं सऊदी अरब के वापस करने के लिए, उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें जवाब नहीं दिया। तो ये हुकूमत का कल्चर बनता जा रहा है। हुकूमत का काम है कि जहां पे उसकी पॉलिसीज के मैटर्स हो वो आके अपने आप को डिफेंड करे। मेरे ख्याल में ये जो वतीरा है कि हर चीज को हसास कह के आप कह दें जी इस पर नहीं आना चाहते, तो फिर हर मामला हसास है, तो फिर आप गवर्नमेंट किसके लिए बैठे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट करना भी आपका काम है और लोगों को जवाब देना भी। तो हमारे साथ मेरे ख्याल में मजीद बात करने के लिए सेनेटर अनवर बेग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और इनको हमने ज़ाहिर के 11th आवर राब्ता किया। बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो अनवर बेग साहब, सबसे पहले तो हम टॉपिक की तरफ आए। मैं इसी रवैये के ऊपर बात करना चाहता हूं कि ये जो हमारे ताल्लुकात हैं गल्फ ममालिक के साथ, इस पर हम ज़ाहिर की बात करना चाह रहे थे और हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाह रहे थे। यूएई ने वीज़ा बैन लगा रखा है। अब गवर्नमेंट का कोई तर्जुमान आकर के उस पर वजाहत नहीं देना चाहता। गवर्नमेंट के इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? या किसी भी तरह से ये जमहूरी रवैया है कि आप कमिट करें और लास्ट मिनट पर फिर प्रोग्राम से भाग जाएं? देखें कामरान साहब, ये मैंने आपकी ये बात सुनी है, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है कि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं कि कोई भी गलत बयानी ना करे। और अनफॉर्चुनेटली आपको जितने गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं या ये जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इस चीज के ऊपर कौम को वजाहत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें यूएई के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात थे, सऊदी अरेबिया के साथ इतने अच्छे थे, और यूएई ने एक 18 तारीख से वीजा बैन लगाया वर्क वीजा के ऊपर, और आज तक वो इन प्लेस है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी कोशिशें बताएं कौम को कि जी हम ये कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। बट क्योंकि वहां से कोई सही जवाब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आ नहीं रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि अमंग द जनरल पब्लिक ये बहुत एक एंग्जाइटी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है। क्योंकि हमारी जो होम रेमिटेंसेज है, आपको पता है, शहबाज को भी पता है कि कितनी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम द जीसीसी कंट्रीज। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी सीनियर मिनिस्टर को आके इस पे वजाहत करते और कौम को आगाह करते कि भाई क्या पोजीशन है, वर्क वीजा की बात हुई नहीं हुई, क्या उन्होंने कहा। तो मैं ये आपका गिला 100% करेक्ट है। अच्छा अनवर बेग साहब, एक दफा नाजरीन के लिए आप दोबारा बताएंगे, आपने कहा कि 18 नवंबर से ये जो वर्क वीजा है यूएई ने बंद किया हुआ है। अब तकरीबन इस बात को भी 22 दिन हो गए हैं, बल्कि 24 दिन हो गए, एक महीना होने वाला। ये हुकूमत कर क्या रही है? इशू जो था वो क्या था? कुछ समझ आ रही है? कुछ आपके साथ कोई कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि आप भी इस बिजनेस में काफी अरसा से हैं, या मामला 18 नवंबर वाली पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है अभी तक? शहबाज, ये पोजीशन तो 18 नवंबर पे ही खड़ा है, क्योंकि देखें आपको याद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने नाइजर में बात की उनके काउंटर पार्ट से वहां पे,
और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम देखेंगे, कोई जवाब सही दिया नहीं उनको। फिर फॉरेन ऑफिस की भी जो प्रेस रिलीज हुई है वो भी गोलमोल बात हुई। फिर आपने देखा कि SAPM ने उनके ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर से बात की वीडियो लिंक के साथ, तो उन्होंने तो बल्कि फ्लैटली कह दिया कि भाई कोई बैन है ही नहीं, जो अनफॉर्चुनेटली गलत बयानी थी। उसके बाद अब 4 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब UAE एम्बेसी गए यहाँ पे इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा कि जी कोई बैन नहीं है। तो उनका भी बयान आया कि जी बैन लिफ्ट हो गया है। तो फिर मैंने ताहिर अशरफी साहब से, बल्कि उनका फोन आया मुझे कि जी मुझे बताने लगे कि जी मैं कल गया था। मैंने कहा जी आपका तो बयान लगा हुआ है कि बैन लिफ्ट हो गया, बैन इज इन प्लेस। मैंने कहा आपने ये बात कैसे कही है? तो कहता उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा आई एम सॉरी, दैट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने भी SAPM को गलत स्टोरी दी। वहां पे नाइजर के अंदर भी उनके मिनिस्टर ने कोई गोलमोल जवाब दिया, तो वो मान ही नहीं रहे एज अ मैटर ऑफ। बेग साहब, एग्जैक्टली इसी वजाहत के लिए हम चाह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई शख्स आ जाता तो वजाहत हो जाती। आखिर में मैं आपसे ये सवाल, एक तरफ ये हमारी सिफारतकारी है, कोई पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत जो है, अगर आप देखें उनके वजीर खारजा बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं इस वक्त। वो UAE गए, पहले बहरीन गए, GCC से उन्होंने खिताब किया, अब वो कतर और कुवैत जा रहे हैं। हम कहां पे खड़े हैं? आपको लगता है कि भारत बड़े तरीके से जो हमें शायद जो हमारे वर्कर्स जो जगह वहां पे खाली होगी वो उसको अब ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? कामरान साहब, ये नई बात नहीं है। आपको याद होगा, मैं आपको 2-2.5 साल पहले वाली पोजीशन पे लेके जाता हूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली दफा UAE आफ्टर कोई 34 इयर्स किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया। वो जनाब, वो जब उस वक्त गए, मैंने गवर्नमेंट को उस वक्त कहा, मैंने स्टेटमेंट्स दी कि भाई ख्याल रखें ये विजिट कर रहे हैं, और वो मैन पावर एक्सपोर्ट के प्रोटोकॉल साइन कर रहे हैं। 3 साल पुरानी बात है। उसके बाद फौरन मोदी साहब सऊदी अरेबिया गए, वहां पे उन्होंने प्रोटोकॉल साइन किया। फिर मैंने वार्न किया, फिर इन्होंने चालाकी ये की कि UAE के रूलर को उन्होंने नेशनल डे पे अपने बुलाया, 23 जनवरी के जो इंडियन नेशनल डे है, तो उस दिन वहां पे भी सारे प्रोटोकॉल साइन दोबारा हुए। फिर ये कतर गए। तो इनकी डिप्लोमेसी तो चल रही है 3 साल से एग्रेसिवली GCC में। दे एक्चुअली वांट टू चोक पाकिस्तान इकोनॉमिकली। क्यों? उनको पता है कि GCC से खाली $10 बिलियन पाकिस्तान का आता है। तो वो तो आपके साथ एक इकोनॉमिक वॉर लड़ रहे हैं, और हम आराम से बैठे हैं, हम बैशिंग लिए जा रहे हैं। हम यहां पर बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इतने अरसे में जहां भारतीय जो वजीर खारजा हैं वो एक हंगामी दौरे कर रहे हैं खलीजी ममालिक के, हमारे जो वजीर खारजा हैं गुज़श्ता चंद माह में हमें कोई उनका इस तरह का दौरा नजर नहीं आता, और इस पर गवर्नमेंट को यकीनन देखना चाहिए। और आखिर में फिर हम वही कहेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म यहां पर मौजूद है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके ऊपर आकर के एक क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए और वजाहत करनी चाहिए। बहरहाल यहां पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ टैक्स मामलात का। सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टैक्स के जो मामलात हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस दफा हमने देखा कि जो वैसे तो हर दफा नई तारीख पे तारीख दी जाती है, जो डेडलाइन है उसके बाद भी डेडलाइन बढ़ा दी जाती है, लेकिन इस दफा गवर्नमेंट ने जो FBR ने 8 दिसंबर की जो डेडलाइन थी उसमें तौसी नहीं की, और जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले में काफी कम टैक्स रिटर्न्स भरी गई। ये एक मामला है, और अगर आप ओवरऑल देखें तो 47 लाख जिनके नेशनल टैक्स नंबर्स हैं वो अभी तक टैक्स नेट में नहीं है। दूसरा, एक और टैक्सों की अगर बात करें तो एक और कानून में एक सुकम हमें नजर आता है, जिसकी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है आते रहते हैं, तो वो भी बाय एक्सीडेंट आप कह लें कि वो टैक्स नेट में आ जाते हैं। तो इस पर मजीद बात करने के लिए शहबाज से बात करते हैं। ये क्या मामला है? मेरे ख्याल में ये जो रेजिडेंट वाला मामला है कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम करते हैं लेकिन जाहिर है कि उनकी फैमिलीज यहाँ पे आते रहते हैं, तो उसके हवाले से कुछ कवानीन में तरमीम की गई थी। तो वो क्या तरमीम है जिसकी वजह से
ऐसे लोगों को अब परेशानी का सामना है? कामरान, थोड़ा सा चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर होते हैं, इनको आसान अल्फाज में नाज़रीन के लिए हम बता देते हैं कि 2019 तक पाकिस्तान में ये कानून था, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के अंदर 183 दिन के लिए रहेगा, जो 6 माह से 3 दिन ज्यादा तकरीबन बनते हैं, तो वो पाकिस्तानी रेजिडेंस, पाकिस्तानी रिहायशी वो कंसिडर होगा फॉर टैक्स पर्पसेस। इसका मतलब यह है कि अगर उसकी आमदन या कारोबार दुबई में है, अमेरिका में है, कहीं पे भी है, तो वो पाकिस्तान में उसके ऊपर टैक्स अदा करेगा। अच्छा, इसमें की गई तरमीम, जब शब्बर जैदी साहब फॉर्मर चेयरमैन FBR, उन्होंने इसमें एक तरमीम, 2 इसमें बुनियादी तरमीम की गई। पहली तरमीम इसके अंदर यह की गई कि जो 183 दिन का पीरियड था उसको कम करके इन्होंने कर दिया 120 दिन। दूसरा उन्होंने इसमें यह तरमीम कर दी 2019 में कि अगर आपने एक तो 120 दिन कर दिया, दूसरा पिछले 4 साल के अरसा के दौरान अगर आप पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 365 दिन रहे हों तो भी आप पाकिस्तान के रिहायशी तस्वर होंगे। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको ऑन द फेस ऑफ इट तो ये चीज लग रही थी कि एक अच्छी चीज थी। इनका मकसद ये था कि जो टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना, बहुत सारे लोग उनके बकौल वो नॉन रेजिडेंट पर्सन अपने आप को डिक्लेयर करके टैक्स अवॉइड कर रहे थे। हालांकि इसका कोई बहुत मेजर फायदा नहीं था। पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग होंगे जो ये सारा करते हैं? बहुत सारे लोग, आपको जो बिलियनियर्स होते हैं, उनकी कंपनीज होती हैं जो उनका वो सारा वो बिजनेस होता है। वैसे जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं साल साल, वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं? तो यहाँ भी इन्होंने जो लोगों से इन्होंने टैक्स ले लिए तो ये बाहर से लेने जा रहे थे। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो कि लोगों को जेन्युइन एक प्रॉब्लम आ गया नाजरीन। मसला ये हुआ है कि कोरोना वायरस का जब फैलाव हुआ तो दिसंबर जनवरी के बाद दुनिया भर में जो एक इंटरनेशनल ट्रैफिक थी वो मुअत्तल हो गई थी। बहुत सारे ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर जो है वो एंट्री वो बंद कर दी थी। तो वो पाकिस्तानी जो दुबई में या दूसरी जगहों पे काम कर रहे थे, वो कुछ लोग पाकिस्तान आ गए थे और कुछ बाद में आए, तो वो पाकिस्तान में आके स्टक हो गए। अब चूंकि FBR ने जो कानून में तरमीम की थी उसके मुताबिक अगर वो 120 दिन पाकिस्तान में रहे हैं तो चाहे वो दुबई में कमाई कर रहे हैं तो उसको पाकिस्तान में इसके ऊपर जो भी टैक्स उसका लागू होगा वो उससे लेना था। इसकी वजह से बेशुमार जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हो गए हैं। और अब इसमें मसला ये आ रहा है कि वो दुबई में काम कर रहे हैं, आमदन उनकी वहां की है, टैक्स वो यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये एक लीगल प्रॉब्लम आ गया है। और दूसरा जो इसमें एक मसला है वो ये है कि अगर वो पाकिस्तानी 365 दिन मजमूई तौर पर वो माजी में भी अगर वो उसकी एक अमेंडमेंट हुई थी तो उसका जो इतलाक FBR वो करने जा रहा है वो 2020 से करने जा रहा है। आईनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। अगर आप कोई भी टैक्स कानून में या किसी भी कानून में तरमीम करते हैं तो उसका जो इतलाक होता है उस तारीख से होता है या उससे पहले नहीं हो सकता। तो ये तो कामरान, ये बुनियादी 2 सकम इसमें सुकम आ गए कानून के अंदर। अब इसका मेरी जो वजारत खजाना के जराये से बात हुई, इस पर वो थोड़े से सिंपैथेटिक तो हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हम इस पे गौर कर सकते हैं कि ये एक जो कोरोना वायरस की वजह से जो इसमें प्रॉब्लम आया है उसको ये एड्रेस किया जा सकता है। तो अब देखते हैं इसमें आगे बात बढ़ती है या नहीं। अच्छा, दूसरा जो इशू है वो जाहिर है कि टैक्स कलेक्शन का भी है और टैक्स जो रिटर्न हमारी फाइल होती हैं। अब 8 दिसंबर को जाहिर है FBR ने डेट एक्सटेंड नहीं की। 2 के तवक्को लोग यही कर रहे थे कि माजी की अगर ट्रेंड देखें तो एक दफा फिर एक्सटेंड हो जाएगी। अब जाहिर है कि अगर पिछले साल के मुकाबले में देखें तो 40% कम जो लोगों ने टैक्स रिटर्न भरी है। लेकिन मैं शहबाज गिल साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि इस दफा ये होता है ईमानदार लीडरशिप कि इस दफा 8 दिसंबर तक 70,000 लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न भरी और 8 अरब रुपए जो ज्यादा जो है वो टैक्स वसूल हुआ जो टैक्स रिटर्न की वो मद में कह रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये आदादो शुमार उनके पास कहां से है, क्योंकि जो आपकी खबर है कि पिछले साल अगर आप देखें तो 29 लाख लोगों ने मेरे ख्याल में टैक्स रिटर्न भरी थी। इस दफा अभी तक तो 18 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न भरी है। तो ये कहां से इजाफा हुआ? कामरान, इसमें कहां से इजाफा हुआ? बुनियादी प्रॉब्लम है इसमें। इकोनॉमी के मामलात में आप नॉन इकोनॉमिक मिनिस्टर एडवाइजर्स और एड्स को क्यों सीरियस लेते हैं? आपको तो उनको सीरियस लेना नहीं चाहिए। वो गवर्नमेंट के है तो तर्जुमान ना, तो गवर्नमेंट तर्जुमान अगर वो एक तर्जुमानी अगर वो कर रहे हैं तो आप बेशक सीरियस लें या ना लें। अगर एक वो दावा कर रहे हैं तो मैं तो यही तसव्वुर करूंगा कि ये गवर्नमेंट का, अगर ये हफीज शेख साहब दावा करते तो मुझे बात समझ आती। अगर हफीज शेख साहब की तरफ से कोई दावा नहीं हुआ, आल्दो के जो इंटरनली इनकी मीटिंग हुई थी FBR में डॉक्टर वकार मसूद साहब और इनकी टीम की, तो मुबारकबाद उन्होंने भी एक्सचेंज की। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा जो दावा करने से होता क्या है? क्या ये लोग ये समझते हैं कि आम आदमी इतना बेवकूफ है? देखिए, हमको ये चीज समझ नहीं आएगी। जब तक माजी की तरफ आप देखते रहेंगे ना तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। नाज़रीन, हम आपको बता देते हैं हकीकत क्या है। हुकूमत अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखती है, हम आपके सामने अदादो शुमार रखेंगे। फैसला आपने करना है कि हुकूमत ने काम को बेहतर किया या खराब किया है। पाकिस्तान के अंदर वो शख्स जिनके पास रजिस्टर्ड नेशनल टैक्स नंबर जो FBR के पास रजिस्टर्ड है, उनकी तादाद इस वक्त तकरीबन 65 लाख है। तो 65 लाख के मुकाबले में FBR में जो गोशवारे जमा हुए हैं, जो FBR ने खुद प्रेस रिलीज जारी किया उसके मुताबिक तकरीबन 18 लाख गोशवारे जमा हुए थे। और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो FBR ने जारी की, 3 लाख ऐसे अफराद थे जिन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया।
तो जो 18 लाख अफराद थे, अगर आप इसका मुकाबला करें टैक्स ईयर 2019 के साथ, जो कि खत्म हो चुका था, चूंकि अब ये टैक्स ईयर 2020 भी खत्म हो गया फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रिटर्न, हालांकि रिटर्न बाद में फाइल होते रहते हैं लेकिन उसमें एक्सटेंशन नहीं दी गई। तो जिस तरह कामरान बता रहे थे, तकरीबन 11,80,000 अफराद पिछले साल के मुकाबले में कम है, जो कि 40% बनता है। दूसरा जो असल पैरामीटर है जिसके ऊपर एफबीआर को जज करना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को जज करना चाहिए, वो रजिस्टर्ड एनटीएन होल्डर्स हैं। अगर मैं शहबाज राना, अगर मेरे पास एफबीआर का टैक्स नंबर है और मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो मैं पाकिस्तान के अंदर कारोबार कैसे कर रहा हूं, मैं बाहर जाके खाना कैसे खा रहा हूं, और मेरे गाड़ी जो है घर के अंदर वो कौन सी खड़ी हुई है इतनी बड़ी, तो एफबीआर के अंदर क्या सोया हुआ है। इसके ऊपर अगर आप देखें, जो 65 लाख अफराद थे जिनके पास एनटीएन के नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में जो टैक्स रिटर्न्स आए हैं वो 18 लाख आए हैं, जो कि 72% कम है। तो क्या नाजरीन इसके ऊपर हुकूमत को दाद देनी चाहिए या उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए भी है। हुकूमत ने ये खुद फैसला करना है, उसने माजी की तरफ देखना है, उस दिन के से अपने आप को कंपेयर करना है, या वाकई जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक वादा था कि उन्होंने जो टैक्स कलेक्शन जो पीएमएलएन की हुकूमत 4,000 अरब रुपए पे छोड़ के गई थी उसको डबल करना था, और जो गोशवारे 2018 के आखिर में जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तकरीबन 19,50,000 थे, जो बाद में जो टैक्स ईयर 2018 के जो कि नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है वो 28 लाख तक पहुंच गए, उसके साथ अपने आपको कंपेयर करना है, या पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स पोटेंशियल है उसके मुताबिक लोगों को टैक्स करना है। शहबाज, माजी में मैं जरूर जाऊंगा, आप कह रहे हैं माजी में ना जाएं क्योंकि याद माजी अजाब यारा। ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरूर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो उनका एक बहुत बड़ा दावा था कि जो शख्स जब एक ईमानदार हुकूमत आती है, एक ईमानदार शख्स वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठा हो तो लोग खुद टैक्स देने आते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ईमानदार अपने आप को समझते हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न्स में और टैक्स जो है उसमें भी इजाफा नहीं हुआ, तो या तो उनकी फिलॉसफी गलत है या फिर मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि वो ईमानदार नहीं है। बहरहाल मेरे ख्याल में सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना पड़ते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इकरामुल हक। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टैक्स के मामलात पर हम बात कर रहे हैं। एक तो हमने जिक्र किया कि कानून में अपेरेंटली जो एक हुक्म है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, कोविड की वजह से जो पाकिस्तान में स्टक हो गए हैं, तो शायद वो टैक्स उन पर बनता भी नहीं है, तो शायद उनको टैक्स देना पड़े। इस पर हमें क्या करना चाहिए, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक। ये टैक्स के माहिर हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि ये जो बहुत से जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम है, पाकिस्तान आते जाते रहते हैं और कोविड की वजह से वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सके और बाय एक्सीडेंट अब जो है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट बन गए हैं और वो टैक्स भी उन पर अब काबिल अमल है, तो क्या समझते हैं आप कि ऐसे सिचुएशन को एफबीआर को किस तरीके से डील करना चाहिए? जिसका कि सेक्शन 214A है, यानी 214A, जिसके मुताबिक बोर्ड या वो नीचे कोई भी पावर डेलीगेट करके इवन चीफ कमिश्नर साहब भी और कमिश्नर साहब को भी दे सकते हैं कि ऐसे केसेस में वो रिलैक्सेशन दे दें। मगर ये भी देखना होगा कि पाकिस्तानी सोर्स इनकम तो वैसे नॉन रेजिडेंट की भी टैक्स होती है और उनकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसको पाकिस्तान में टैक्स नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एमरजेंसी सूरत हाल थी और इस पे फोर्स मजोर भी, और आपको पता है कि बहुत से ममालिक ने इसमें छूट दी है क्योंकि एयर ट्रैफिक भी बंद थी और पाकिस्तानी जाना भी चाहते, तो जैसे पूरे आपको पता है कि शेंगन स्टेट्स में अभी भी नहीं हम जा सकते और कनाडा में भी उनके नेशनल ही जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल जो है, इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली ऐसे सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए कानूनी तौर पर, और इसके लिए कानून में गुंजाइश भी मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि सेक्शन 214A जहां पे वो टाइम लिमिट कंडोन कर सकता है एफबीआर, तो वहां पे जो एफबीआर की एक यूजुअल आपको पता है कि एक सिस्टम ने अपनी स्पीड के ऊपर काम करना होता है, तो बजाय कि वहां पे इंडिविजुअल रिक्वेस्ट है, वहां पे कमिश्नर और फिर चीफ कमिश्नर उनके पास जाएं, उसको अप्रूव करें, तो आपके ख्याल में ये जो टैक्स ईयर 2020 है इसमें ये जो क्लॉज आपकी है 82AB, इससे एफबीआर को जनरली लोगों को एग्जेम्प्ट नहीं कर देना चाहिए उन केसेस में जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उनके ऊपर ये 1 साल के लिए अप्लाई नहीं होगी, और जबकि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है कानून में तरमीम करने के लिए?
जी, मेरा ख्याल है कि ये रिलैक्सेशन भी कोविड-19 के एनवायरनमेंट के अंदर अगर जनरल पार्डन भी कर दिया जाए, तो वो भी कुछ गैर मुनासिब ना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको ये भी पता है और मुझे भी कि एक और क्लॉज़ भी है कि अगर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जिस साल आ भी जाए, तो उसकी वैसे भी एक उस साल की या 2 अगले साल की इनकम टैक्स नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए हुकूमत को, बल्कि लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। और आपने सही फरमाया कि प्रोएक्टिवली करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसलिए कि हर कोई इंडिविजुअल बेचारा जाकर एक-एक अपना केस एक्सप्लेन करे और फिर वही जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ होते हैं, वो उसमें बेचारा परेशान हो। तो उनको ये बिल्कुल कह देना चाहिए कि इस साल के लिए हम इसको, और आपको पता है पार्ट 4 में उन्होंने बेशुमार प्रोविजंस को जो है वो वक्ती तौर पे वेव भी किया हुआ है और हेल्ड इन अबेंस भी किया हुआ है, तो इसको भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर हुकूमत करना चाहे। लेट्स होप कि वो कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी और वो उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब ये जो तरमीम की गई थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2019 में, उसमें जो अब ये जो नॉन रेजिडेंट वाला इशू है, पहले 183 दिन था, फिर इसको कम करके 120 दिन कर दिया गया या उससे ज्यादा, और फिर गुज़श्ता 4 सालों में भी अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर अगर वो 365 या उससे ज्यादा दिन रहा है तो उस पर भी टैक्स देना बनता है। आपको लगता नहीं है कि ये जो 4 सालों वाला रेट्रोस्पेक्टिवली ये इंप्लीमेंट करना चाह रही है एफबीआर, ये पाकिस्तान के आइन की रूह के खिलाफ है? क्योंकि कोई भी कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। जी, आम तौर पर तो ये बात ठीक है कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का जो हमारे यहाँ आइन का शिक है वो मौजूद है, मगर इसके साथ ये भी है कि चूंकि कई मामलात में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अगर लेजिस्लेचर चाहे तो वो वेस्टेड राइट को भी विड्रॉ कर सकती है थ्रू एक्सप्लिसिट जो अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट जो है, आप ये कह सकते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन अगर यूँ कर ली जाए कि वो 119 दिन के यहाँ हो, और तो फिर तो हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे 4 साल वाली जो लिमिटेशन है, क्योंकि वो एक रनिंग किस्म की कंडीशन है, ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, 183 डेज वाला एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो OECD वगैरह का और सबका ही इस पर यूनानिमस ख्याल है कि अगर कोई आदमी 6 मंथ से ज़्यादा किसी जगह पर रहे तो फिर वो डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ के मुताबिक अगर दोनों जगह टैक्स हो भी रहा हो तो पूरा टैक्स क्रेडिट एक जगह ले लेता है जहाँ का रेजिडेंट हो। लेकिन देखा जाए तो 2003 में ये 90 डेज होता था, और ये कोई ऐसी तरमीम नहीं जो पहली दफ़ा की गई हो, फिर 2003 में इसको मिट कर दिया गया था और दोबारा उस वक्त 2019 में इसको 90 डेज ही बिल में लाया गया था, मगर बाद में लोगों के इसरार पर, और शायद मेरा ख्याल है कि सेनेट ने भी अपनी रिकमेंडेशन पे 120 दिन का कहा था, तो उन्होंने फिर 90 डेज को जब फाइनली एक्ट पास हुआ था तो उसमें 120 डेज कर दिया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जाहिर है कि एक साहब, हमारे पास चूंकि थोड़ा सा वक्त कम है, एक और मौजू के ऊपर आपकी राय चाहिए थी। पाकिस्तान में आपको पता है कि 65 लाख अफराद है जिनके पास NTN का नंबर है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं वो FBR के साथ, लेकिन अभी जो रिटर्न आए आपने देखा 18 लाख रिटर्न आए हैं और 3 लाख ने एक्सटेंशन अप्लाई किया, तो इफेक्टिवली 72% ऑफ द NTN होल्डर्स उन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का वादा था कि जी वो टैक्स कलेक्शन को भी डबल करेंगे, उसका जो दायरा कार है उसको भी बढ़ाएंगे। तो इस हुकूमत से 2 साल के अरसे में ऐसी क्या बुनियादी गलती हुई है कि हम आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं, वही पुरानी बातें कर रहे हैं जो आज से 2 साल पहले कर रहे थे? जी, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, जब आपके पास CNIC को ही अब आपने इंडिविजुअल के लिए NTN कह दिया और 1 लाख से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर होने के बावजूद 40,000 प्लस के करीब और बल्कि इसके करीब जमा करवा रही हैं, तो इंडिविजुअल्स के केस में तो मेरा ख्याल है कि जो गलती हुई है वो ये है कि जिनके बारे में भी रिकॉर्ड मौजूद था, बहुत से ममालिक के अंदर आजकल ये तरीकाकार है कि रिटर्न बनकर आपके यहाँ आ जाती है, जिनके पास डेटा होता है अगर उसमें आप कोई तब्दीली करना चाहें तो कर लें, वरना फिर ये है तो FBR को किसी ने रोका तो नहीं हुआ, अगर वो इतने वसूख से बता सकते हैं, और आपने भी जैसे फरमाया और बार बार जो है स्पेशल असिस्टेंट ऑन रेवेन्यू भी फरमा चुके हैं, तो फिर इसके लिए आप ये इंतज़ार ना करें
क्योंकि आपका रिटर्न का फॉर्मेट जो है कुछ ऐसा है कि उसको फिल करते हुए लोग जो है वेल्थ स्टेटमेंट उनको समझ भी नहीं आती और घबराते भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये इस तरह की चीज़ें करना जब आपको असासों का पता चल सकता है, बाद में आप रिट्रीव कर सकते हैं। अगर किसी ने टैक्स एवेजन की है तो सिंपल करते हुए खुद आप प्रोएक्टिवली उनको रिटर्न बनाकर भिजवाएं और देखें कि वो क्या रिस्पांस करते हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर तो पाकिस्तान के वो जो 7.9 मिलियन उनके ख्याल से रह गए हैं लोग जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, तो वो शायद नहीं करेंगे। फिर मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि 8 मिलियन लोग आपके 22 बिलियन की रिमिटेंस भेजते हैं, तो हो सकता है कि डेटा की एनालिसिस उस तरीके से ना हो कि ये वो लोग कहीं तो नहीं हैं जो बाहर के रेमिटेंसेस के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और क्यों रेमिटेंसेस बढ़ी हैं कोविड-19 के ज़माने में, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो यहाँ लोग हार्ड प्रेस थे उनको वहाँ बाहर से जो उनके अजीज़ो कारब हैं उन्होंने ज़्यादा पैसा भेजा हो, तो डेटा जो है। डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, मैं 30 सेकंड्स पर आपका जवाब चाहूंगा। इमरान खान साहब कहते थे कि अगर कोई शख्स ईमानदार वज़ीर आज़म हो तो लोग खुद टैक्स देते हैं। 2.5 साल इनको हो गए, तो आपको लगता है कि ये जो थ्योरी थी उनकी, ये जो उनका नजरिया था, ये मेरे ख्याल में हकीकत के करीब नहीं है? सिर्फ ईमानदार होना ही काफी नहीं है टैक्स इकट्ठा करने के लिए? चीज के लिए तो एक बड़ी इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है। जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि टर्की वगैरह में वो आपके रिटर्न जो है वो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट भी भेजते हैं कि आपके ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये आपकी इनकम साइड है। तो अगर इतना पैसा रिफॉर्म्स के ऊपर लगाया भी और फिर ये भी चीज़ नहीं कर सके, तो ये एक फेलियर है ऑन जो टेक्नोलॉजी को यूज़ की है। और वो जो थियरी की आपने बात की वो पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था और काफ़ी वायरल हुआ था। तो मैंने अर्ज़ किया था कि फिर अगर ईमानदार आदमी ही लगाने से काम हो सकता है तो हम मौलाना तारिक जमील साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कुछ दिन एफबीआर के चेयरमैन लग जाएं और सुबह दुआ करें और अगले दिन मेरे ख्याल में इसी नुक्ते पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहरहाल ये बहुत चैलेंज है ज़ाहिर इस गवर्नमेंट के लिए कि इलेक्शन को बढ़ाना। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।